हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916 की पहली यूनिट का टॉपिक हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पर आज हम बात करेंगे। इंडियन नेशनलिज्म पर जो हिस्टोरियोग्राफी है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक बेसिक सी बात बताना चाहेंगे कि इतिहास लेखन जो है, इतिहास लेखन का तात्पर्य विभिन्न इतिहासकारों के जो अध्ययन, जो राइटिंग्स हैं, जो उनका लेखन है, उनका तुलनात्मक अध्ययन होता है। यानी अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए जो विचार हैं, जो उनका लेखन है, उस लेखन का तुलनात्मक अध्ययन इतिहास लेखन कहलाता है। यानी इतिहास अगर अतीत का अध्ययन है तो अतीत की जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या का तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो वो इतिहास लेखन कहलाता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल दें तो जब हम मध्यकाल की बात करते हैं या प्राचीन काल की बात करते हैं, उसमें कौन सा राजवंश कब आया, उसके अंतर्गत किस शासक ने राज किया, उसकी नीतियाँ क्या थी, जब हम इन सब का क्रोनोलॉजिकल या क्रमवार या तिथि के साथ अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास का अध्ययन कहलाता है। लेकिन वहीं जब हम उस शासक की नीति के बारे में या उसके शासन के बारे में जब अलग अलग राइटर्स के विचारों को जब हम पढ़ते हैं, किसी ने उसके शासन को अच्छा बताया होगा, किसी ने खराब बताया होगा। जैसे गुप्त काल के बारे में अगर हम पढ़ें या मुग़ल काल में शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इस तरह उसमें कोई राइटर उसको स्वर्ण युग मानता है, कोई राइटर उसको स्वर्ण युग नहीं मानता है। यानी सब ने अलग अपने अपने दृष्टिकोणों के आधार पर उसका चित्रण किया है। अब ये दृष्टिकोण अलग अलग होने के कई कारण हो सकते हैं। राइटर्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसके पास सोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं। और इतिहास में लिखते समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम उस काल में जी नहीं रहे होते। कई बार हमारे सामने उस समय के तत्कालीन समय में जो राइटर्स हैं वो भी राइटिंग्स लिखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का शासकों के दरबार में रहने वाले जो लोगों ने लिखा होगा वो जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक ही होगी या ऑथेंटिक होगी, क्योंकि वो सत्ता के प्रभाव में नहीं आए होंगे या किसी प्रकार से सत्ता को प्रभावित करने के प्रयास में उनका लेखन नहीं लिखा गया होगा। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं संभावना से। तो इस तरह तमाम सारी सीमाएं जो इतिहासकार के साथ जुड़ जाती हैं, इसी वजह से उसको उसके लेखन का जो तरीका है उसमें भी बदलाव का पैटर्न हम देखते हैं। साथ साथ उसके जो सामने जो स्रोतों की सीमाएं हैं, इसके अलावा राइटर की खुद की रुचि किस क्षेत्र में है, उसके अपने पूर्वाग्रह किसी खास एक विशेष समुदाय को लेकर के या किसी विशेष घटना को लेकर उसकी अपनी मान्यताएं क्या हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इतिहास लेखन पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह तमाम सारे जो दृष्टिकोण हैं उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये जो अलग अलग दृष्टिकोणों के आधार पर इतिहास की घटनाओं की व्याख्या की गई है, इस व्याख्या का जब हम अध्ययन करते हैं कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया, इस तरह का लेखन के पीछे क्या वजह रही होगी, क्या यही इसी प्रकार का ये इतिहास की जो व्याख्या है, क्या केवल एक यही पॉइंट रहा होगा इस संबंधित घटना में, या इसका कोई और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो इस तरह जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम मिलाकर उसके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो वो इतिहास लेखन कहलाता है। अब भारतीय राष्ट्रवाद का जो इतिहास लेखन किया गया, उसमें कई सारे दृष्टिकोणों को के आधार पर उसका इतिहास लिखा गया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे जो दृष्टिकोण हैं उनमें हम 4 प्रमुख दृष्टिकोणों पर आज चर्चा करेंगे। उसमें जो पहला दृष्टिकोण है वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, दूसरा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को देखेंगे, तीसरा हम मार्क्सवादी इतिहास लेखन, और हाल में ही एक नई धारा निकल करके इतिहास लेखन की आई जिसको सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, जिस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे प्रमुख जो है, सबसे पहले जो इतिहास लेखन की धारा निकल करके आई हमारे सामने वो है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन या इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी। इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी को का जो श्रेय है लिखने का या इस धारा को शुरुआत करने का जो श्रेय है वो जेम्स मिल को माना जाता है कि उन्होंने इस साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की धारा को आगे बढ़ाया या ये उसके जनक हैं। इसके अलावा वैलेंटाइन शिरोल, जेम्स मिल, मैल्कम, जेम्स टॉड, ग्रैंड डफ, अनिल सील, विंसेंट स्मिथ, क्रिस्टोफर वायली, मैकॉले, ये ऐसे राइटर हैं जो साम्राज्यवादी इतिहासकार माने जाते हैं या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की विचारधारा को ये फॉलो करते हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन मुख्यतः कुछ कुछ बिंदुओं पर आधारित है, और वो बिंदु क्या है या किन बातों को ये स्ट्रांगली ये फोकस करता है या मानता है। सबसे पहले तो साम्राज्यवादी इतिहासकार या इतिहास लेखन का ये मानना है कि इन्होंने भारत को
अनकॉन्शियसली जीता। कभी भी ये बहुत कंसर्न नहीं थे भारत को जीतने के प्रति, और भारत की जीत इनकी आकस्मिक थी, एक्सीडेंटली थी, और भारत को इन्होंने बहुत ही बेखबरी के दौर में जीता। भारत को जानते समझते बूझते हुए इन्होंने नहीं जीता। इनको भारत को जीतने के पीछे किसी प्रकार का कोई अपना स्वार्थ या उद्देश्य नहीं था। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार या इतिहास लेखन मानता है कि भारत की जो जीत है वो बहुत आकस्मिक थी और बेखबरी के दौर में हमने इसको जीता। साथ साथ साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत एक अन्य विशेषता को अगर हम देखें तो वो एक इस बात पर भी बल देता है कि भारत में उपनिवेशवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। अगर भारत में कुछ था तो वो था विदेशी राज, यानी वो भारत में उपनिवेशवाद, यानी उपनिवेशवाद का जो अर्थ है यानी भारत में किसी विदेशी राज्य की जो कहते हैं कि भारत में विदेशी राज्य की स्थापना हुई, तो विदेशी राज और उपनिवेशवाद में क्या अलग है। देखिए, विदेशी राज का मतलब है भारत की जनता को अपने कार्य करने की आज़ादी होगी, थोड़े बहुत कुछ उन पर प्रतिबंध होंगे, जो दूसरे देश के शासक हैं वो उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भारत की जो जनता है वो अपने बहुत से मामलों में स्वतंत्र भी होगी। और विदेशी राज यानी हम भारतीय जनता के कल्याण के लिए दूसरे देश से आकर के यहाँ पर राज कर रहे हैं, यानी कुल मिला के फॉरेन रूल को मानते हैं, उपनिवेशवाद की स्थिति को स्वीकार नहीं करते। उपनिवेशवाद यानी किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के संसाधनों को अपने हितों के लिए दोहन करना, यानी उपनिवेशवाद अपने गुलाम देश की संस्कृति को, उसकी अर्थव्यवस्था को, सभी चीज़ों को अपने हितों के अनुकूल वो मोड़ लेता है। और उपनिवेशवाद का आधार ही गुलाम देश का आर्थिक शोषण करना होता है, और इस स्थिति को साम्राज्यवादी इतिहासकार नकारते हैं। वो कहते हैं कि भारत में हमने उपनिवेश कभी स्थापित ही नहीं किया, उपनिवेशवाद नहीं था, अगर कुछ था भी तो विदेशी राज था। इसके अलावा साम्राज्यवादी इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद जैसी कोई बात ही नहीं थी, भारत में राष्ट्रवाद की भावना का कहीं भी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो भारत में तमाम तरह की अलग अलग पहचानें थी, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में भारत डिवाइड था, जैसे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में सवर्ण बनाम दलित के बीच में, महिला और पुरुष के बीच में अंतर, ऐसे बहुत सारे अंतर। लेकिन मेजर उनका मानना है कि हिंदू और मुसलमान और ऊंची और नीची जातियां, यहाँ पर दो प्रमुख इस तरह से डिफरेंसेस हमें दिखाई पड़े, और इस तरह के दो मेजर डिफरेंसेस के बीच में राष्ट्रवाद जैसी भावना का पनपना असंभव है, और भारत में राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की बहुत ही संकीर्ण ये व्याख्या करते हैं, बहुत ट्रेडिशनल इसकी व्याख्या करते हैं राष्ट्रवाद की साम्राज्यवादी इतिहासकार। उनका ये मानना है कि भारत में राष्ट्रवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है, और राष्ट्रवाद अगर था भी तो वो बहुत ही छोटे से वर्ग में, जो कि अभिजन वर्ग था, एलीट क्लास था, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया था, ब्रिटिशर्स के संपर्क में आने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा विदेशों में जा कर के, और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वो नौकरी करने, उच्च पद पाने की इच्छा रखता था, उनके साथ उनके संस्कृति के अंतर्गत, और साथ साथ उनके प्रशासन में भागीदारी करना चाहता था। जब ब्रिटिश सरकार ने उनको इस प्रकार का कोई मौका नहीं दिया, वो नौकरी नहीं पा सके, जॉब नहीं उनको मिल पाई अपनी शिक्षित होने के बावजूद भी, तो ये उनकी एक कुंठा और उनमें हताशा और फ्रस्ट्रेशन ने जन्म लिया। तो इस हताशा और कुंठा जो इन्होंने निकाली ब्रिटिश सरकार की आलोचना करके, जिसको ये राष्ट्रवाद कहते हैं, असल में वो राष्ट्रवाद नहीं, वो एक कुंठा है अभिजात वर्ग की नौकरी ना पाने के कारण। तो इसको ये राष्ट्रवाद, जिसको राष्ट्रवादी कहते हैं कि भारत ने, ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ अन्यायपूर्ण नीति यहाँ पर थोपा हमारे ऊपर और हमारा विकास अवरुद्ध हो गया, तो इसको वो राष्ट्रवाद नहीं कहते, वो कहते हैं कि अभिजात वर्ग इस प्रकार का भ्रम फैला रहा है। असल बात तो उनको नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में ना आ पाने का यह गुस्सा और कुंठा है, जिसको ये ब्रिटिश सरकार की आलोचना करके ये बाहर इस कुंठा को निकाल रहे हैं। और भारत में राष्ट्रवाद को इन्होंने इसी को राष्ट्रवाद कहा कि भारत में राष्ट्रवाद का यही रूप है। तो इस तरह से साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन है वो उसका मानना है कि भारत को उन्होंने बेखबरी के दौर में जीता, भारत में उपनिवेशवाद नहीं है बल्कि विदेशी राज है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना कभी थी ही नहीं, साथ साथ भारत में राष्ट्रवाद की बहुत संकीर्ण व्याख्या इन्होंने की, और अभिजात वर्ग की कुंठा को इन्होंने, राष्ट्रवाद की थोड़ी बहुत उपस्थिति जहाँ भी दिखाई पड़ी उसको इन्होंने अभिजात वर्ग की कुंठा में तब्दील कर दिया। इसके अलावा साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन है, यानी वो ब्रिटिश सरकार का इसके समर्थन में बात करता है। अब इसके काउंटर में या इसकी प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा उभर करके आई।
तो यानी भारतीय राष्ट्रवाद को या भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर जो इतिहास लेखन की जो दूसरी धारा आई वो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी को काउंटर करने के लिए आई। इसके प्रमुख जो फॉलोअर हैं वो हैं आर.सी. मजूमदार, एस.एन. बनर्जी और डॉक्टर ताराचंद। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स का मानना है कि भारत में उपनिवेशवाद था। इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। अंग्रेज़ों ने भारत की संस्कृति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के तमाम सारे जो स्रोत हैं उन स्रोतों का ब्रिटिशर्स ने अपने आर्थिक हितों के लिए दोहन किया। साथ साथ उन्होंने गुलाम देश की आगे इस तरह कंगाल होती हुई स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। भले ही वो गुलाम देश कंगाल हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने आर्थिक हितों को साधने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी भारत में उपनिवेशवाद की स्थिति थी। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों में जिनमें मैंने अभी नाम गिनाए आर.सी. मजूमदार, एस.एन. बनर्जी या ताराचंद, इनका मानना है कि भारत में उपनिवेशवाद की स्थिति थी। लेकिन ये साम्राज्यवादियों के समान यहाँ पर एक बात में कॉमन कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की उपज है। यानी भारत में राष्ट्रवाद पहले नहीं था, ये औपनिवेशिक शासन की उपज है। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत उनकी अन्यायपूर्ण नीतियाँ, कुछ उनके सकारात्मक कार्य जैसे शिक्षा की व्यवस्था करना, अंग्रेजी शिक्षा देना या भारतीयों को प्रोत्साहित करना शिक्षा पाने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा पाने के लिए। तो बहुत सारा अंग्रेजी साहित्य पढ़ करके वो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी या बहुत सारी क्रांतियों के बारे में यूरोपियंस कंट्री में बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की उनसे परिचित हुए। तो यानी पॉजिटिव या नेगेटिव तमाम तरह के इम्पैक्ट पड़े ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के भारत की जनता पर। तो उसकी वजह से यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार मानते हैं कि उपनिवेशवाद तो था, लेकिन जो राष्ट्रवाद है ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के इसी उपनिवेशवाद की उपज है। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो 1857 के विद्रोह की बात अगर हम करें या सांप्रदायिकता की बात करें या इसमें भारत के विभाजन की बात करें, इनमें बहुत सारे मुद्दों पर इनमें मतभेद है। लेकिन कुल मिलाकर के इस बात पर एक मत है कि भारत में उपनिवेशवाद था और ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक कॉमन हमारे एनिमी थे। इस तरह अगर हम देखें कि ताराचंद को, मजूमदार को, जिनको भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लिखने का काम सौंपा गया आज़ादी के बाद, उसमें कुछ समय के पश्चात आर.सी. मजूमदार ने लिखना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ समय पश्चात ये काम उनसे ले लिया गया। और ख़ासकर जो बंगाल का इतिहास है वो मजूमदार द्वारा लिखित बंगाल के इतिहास को नहीं माना गया। उसके स्थान पर ताराचंद को उन्होंने माना, क्योंकि मजूमदार ने बंगाल को काफ़ी उसका जो इतिहास लेखन किया उसने बंगाल के बारे में बहुत सारी बातें बताई। और इससे एक सरकार के सामने एक ये भी उसको डर लगा कि बंगाल का जो व्यक्तित्व है, बंगाल की जो गरिमा है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहीं सबके सामने ना आए और अन्य जो हिस्से हैं, अन्य जो दूसरे क्षेत्र हैं, उनकी महत्ता कम हो जाए। तो और भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूटेड पॉइंट थे जिसकी वजह से मजूमदार से इतिहास लेखन का जो काम है वो लेकर ताराचंद को दे दिया गया। हालांकि मजूमदार ने अपने काम को सेपरेट रूप से अलग पब्लिश करवाया और ताराचंद का जो इतिहास है जो लिखा उन्होंने उसको सरकार ने पब्लिश कराया। तो यहाँ पर बहुत सारी समानताएं असमानताएं दोनों के राइटिंग्स में दिखाई पड़ेंगी। जैसे ताराचंद मानते हैं कि 57 का जो विद्रोह है वो भारत का पहला राष्ट्रीय विप्लव था, लेकिन मजूमदार मानते हैं कि 57 का जो विद्रोह राष्ट्रीय विप्लव तो था, लेकिन ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही नेशनल मूवमेंट था, ना ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था ये फ्रीडम के लिए, बल्कि इसके पहले बहुत सारे ऐसे ट्राइबल मूवमेंट भी हो चुके थे जिनको हम प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मान सकते हैं, जो कि अपने भयंकरता के स्तर पर देखें तो वो कहीं भी ज़्यादा भयंकर ठहरते हैं 57 के विद्रोह में। और उनका दमन भी 57 के विद्रोह से कहीं ज़्यादा क्रूर तरीक़ों से किया गया। तो इस अर्थ में 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर ताराचंद और मजूमदार में थोड़ी असमानता है, इनकी राइटिंग्स में है। वहीं सांप्रदायिकता के मत पर भी मजूमदार ताराचंद के जो मत हैं वो अलग हैं। ताराचंद का मानना है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो मिश्रित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मजूमदार का मानना है कि दोनों विरोधी कौमें हैं। वहीं ताराचंद का मानना है कि सांप्रदायिकता, पृथक कौम का सिद्धांत या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ये सब है, ये सब अंग्रेज़ों के आने के बाद ये मुसलमानों में ये अवेयरनेस आई कि हम एक अलग कौम हैं। लेकिन मजूमदार का मानना ये है कि भारत में हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन की बात जो ताराचंद कहते हैं वो सही नहीं है। मुस्लिम्स अपने आप को हमेशा से ही भारत की मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम से अलग रखते थे, वो उनको अलग रखा गया, उन्होंने स्वयं को अलग रखा, साथ साथ वो
इन्होंने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और राष्ट्रवाद पर प्रहार किया इस तरह से। यानी जब उनका सेपरेट अपना एग्जिस्टेंस को इन्होंने कायम रखा मुसलमानों ने, तो ये राष्ट्रवाद पर प्रहार है, ऐसा मजूमदार मानते हैं। और साथ साथ यहाँ हम ये भी देखते हैं कि ताराचंद और मजूमदार दोनों की मत में ये विभिन्नताएं तो हैं ही, लेकिन इंडियन नेशनल हिस्टोरियोग्राफी के पर लिखते हैं, इंडियन नेशनल हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत इनकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स पर मतभेद निकल करके आते हैं। जब ये कहते हैं कि ताराचंद कहते हैं कि जिन्ना के उत्कर्ष के लिए यहाँ पर कांग्रेस जिम्मेदार है, कि जिन्ना को इतना बड़ा इनका व्यक्तित्व कर दिया गया कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग मानी और पाकिस्तान के कायदे आजम वो बनते हैं। इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व बनाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है और कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही जिन्ना का उत्कर्ष हुआ। लेकिन साथ साथ ताराचंद कांग्रेस को सेकुलर भी मानते हैं। तो वहीं मजूमदार है जो वो कहते हैं कि भारतीय राजनीति पे सबसे अधिक असर अगर किसी ने डाला है प्रभावकारी, तो वो महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्ना है, और लेकिन नेहरू को लेकर स्थान नहीं देते यहाँ पर है मजूमदार। लेकिन यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि मजूमदार ये भी कहते हैं कि गांधी जो है उन्होंने अपने गलत सिद्धांतों की वजह से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों की गति को धीमा कर दिया। जैसा कि हम उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में संघर्ष विराम संघर्ष के हमने पैटर्न को देखा कि पहले वो आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, फिर अचानक से वो आंदोलन जब अपने उफान पर होता है तो उसको वो रोक देते हैं, कदम पीछे खींच लेते हैं। उसके कुछ समय पश्चात फिर वो नया आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के गांधी की आलोचना भी मजूमदार ने की कि जब जब भारतीय राजनीतिक आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, गांधी ने उस मूवमेंट को बंद कर दिया। तो गांधी के आलोचक हैं ये, इनका मानना है कि राष्ट्रवाद का जो जनक है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रवाद के जनक के तौर पे या आज़ादी दिलाने वाला हम नहीं कह सकते, ऐसा ही मजूमदार का मानना है। तो कुल मिलाकर के ताराचंद, एस.एन. बनर्जी और आर.सी. मजूमदार ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की पैरवी करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर इतिहास लेखन के अंतर्गत एक जो अलग दृष्टिकोण से लिखा गया वो एक अन्य दृष्टिकोण है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी या मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन को मानने वाले, फॉलो करने वाले इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय समाज में दो प्रकार के विरोधाभास थे। जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, तमाम प्रकार के विरोधाभास थे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर कहते हैं कि भारत में विरोधाभास था, कॉन्ट्राडिक्शन था, और ये कॉन्ट्राडिक्शन ड्यूअल है। डुअल कॉन्ट्राडिक्शन है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी दोहरा विरोधाभास है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक विरोधाभास है वो है ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता के हितों के बीच टकराव। यानी मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि प्राथमिक जो हमारा विरोधाभास हमारे समाज के अंदर है वो तो ब्रिटिश शासन और से संपूर्ण भारत की जनता के हितों के बीच में टकराव है, और जो दूसरा यानी सेकेंडरी या द्वितीयक विरोधाभास है भारतीय समाज के अंदर, वो स्वयं भारतीय समाज के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जिनमें स्त्री बनाम पुरुष का संघर्ष है, सवर्ण बनाम दलित का शूद्र का संघर्ष है, व पूंजीपति बनाम मजदूर का संघर्ष है, ग्रामीण बनाम शहर का संघर्ष है। इस तरह जितने सारे आपको अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं वो सब आप इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है वो कहता है कि भारतीय समाज में दो प्रकार के विरोधाभास हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक विरोधाभास ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में है, और सेकेंडरी जो विरोधाभास है वो भारतीय समाज के अंतर्गत तमाम प्रकार के जो डिफरेंसेस हैं उनके हैं। यानी इस दोहरे विरोधाभास की बात मार्क्सवादी करते हैं। साथ साथ ये जो विरोधाभास है, जैसे हमने कहा कि पूंजीपति बनाम मजदूर वर्ग है, इस पर तरह तरह के विचार आगे देखेंगे आप कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को लीड करने वाले, जब उसमें हम देखेंगे तो कुछ की सहभागिता में हम बात करते हैं बड़े बड़े नेतृत्व देने वाले नेताओं की, जिनमें गांधी है, नेहरू है, जिन्ना है, बोस है। लेकिन जब ये इतिहास लेखन को जब हम आगे पढ़ेंगे, जब यहाँ पर हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी विरोधाभास जब देखे, तो इसमें जैसे मैंने बताया पूंजीपति बनाम मजदूर है, जमींदार बनाम किसान है, स्त्री बनाम पुरुष है। तो इसी में आगे चलकर हिस्टोरी राइटिंग्स में जब हम पढ़ते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी में कि किस तरीके से स्त्रियों की भूमिका को इतिहास में बाद में जाकर के आंका जाने लगा कि नेशनल मूवमेंट में स्त्रियों का क्या योगदान है, नेशनल मूवमेंट में मजदूरों का क्या योगदान है, पूंजीपतियों का क्या योगदान है, या दलितों का क्या योगदान है, या ट्राइबल मूवमेंट का क्या योगदान है।
इस तरह से जो मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है वो इस तरह भारतीय समाज के अंदर तमाम प्रकार के विरोधाभासों की बात करता है, जिससे आगे निकल कर के इतिहास लेखन की अनेक नई धाराओं का और जन्म हुआ। तो यहाँ पर ये जो दो विरोधाभास हैं, ये इन विरोधाभासों के आधार पर मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। इन मार्क्सवादी इतिहासकारों में प्रमुख नाम है रजनी पाम दत्ता, जिन्होंने इंडिया टुडे लिखा, जो बहुत ही फेमस इतिहास का ग्रंथ है। रजनी पाम दत्ता मार्क्सवादी इतिहासकारों में है। और AR देसाई, जिनकी एक प्रमुख एक बुक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। MN रॉय, विपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, ये ऐसे नाम हैं जो भारतीय मार्क्सवादी इतिहास, भारतीय राष्ट्रवाद के मार्क्सवादी व्याख्या करते हैं। तो ये प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनमें से जैसे रजनी पाम दत्ता का नाम लें तो इन्होंने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या की है। यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव जब हम पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा लिखते हैं, तो विपिन चंद्रा, रजनी पाम दत्ता, इन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था को केंद्र में रख करके राष्ट्रवाद को लिखना शुरू किया। तो इस तरह हर एक राइटर ने अलग अलग विषयों को चुना। तो भारतीय आर्थिक व्यवस्था के पतन के लिए जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनमें से कुछ इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पतन है वो उसके लिए ब्रिटिशर्स जिम्मेदार हैं। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान बना दिया। हमारा देश शुरू से कृषि प्रधान नहीं था, इन्होंने कृषि प्रधान बना दिया। और कृषि प्रधान बना देने से भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। यानी कि उन्होंने भारत में दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट, तरह तरह के उद्योग धंधों को पनपने नहीं दिया और थोड़े बहुत जो उद्योग धंधे थे उसको नष्ट कर दिया। और जो लोग बेकार हो गए उन लोगों ने खेती करना आरंभ कर दिया। तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। इससे लोगों में रोष पैदा हुआ, भुखमरी बढ़ी और भुखमरी से आगे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। रोष, भुखमरी, गरीबी, बेकारी, तो इससे आगे चल कर के लोगों के अंदर धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं और इसका कौन उपयोग कर रहा है, इसका लाभ किसको मिल रहा है और किसको मिलना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे लोगों के सामने प्रश्न उभर करके आए। लोगों ने उत्तर ढूंढने की कोशिश की और इस तरह धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और साथ साथ मार्क्सवादी इतिहासकारों में जैसे हम बात करें विपिन चंद्रा, रजनी पाम दत्ता, AR देसाई, इनका मानना है कि ये केवल जो आज़ादी की बात करें इसका श्रेय हम केवल गांधी के मूवमेंट्स को ही नहीं दे सकते हैं कि गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर ही हुआ। मार्क्सवादी इतिहासकार मानते हैं कि भारत को आज़ादी केवल सैन्य विद्रोह के आधार पर मिली और सेना के विद्रोह या बड़े पैमाने पर जनता के विद्रोह से ही भारत को आज़ादी मिली। केवल बड़े बड़े नेताओं और गांधी ने ही आज़ादी भारत को नहीं दिलवाई। साथ साथ बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी काम कर रही थी उस समय। इस प्रकार की परिस्थितियां बनाई कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगा और तमाम प्रकार की घटित हो रही आसपास जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी विश्व में, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता, उनको भी भारतीय स्वतंत्रता का श्रेय दिया जाना चाहिए। गांधी और कांग्रेस को ही केवल भारतीय स्वतंत्रता का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। तो यानी विपिन चंद्रा, रजनी पाम दत्ता, AR देसाई, इन लोगों ने तमाम सारे सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आंदोलन के या भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक पक्ष को दिखाया जनता के सामने, जिसको आगे अगर आप पढ़ेंगे भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय या इंडिया टुडे में देखेंगे आप, तो भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक व्याख्या दिखाई पड़ती है जो इन्होंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत लिखा। इसके अलावा जो सबसे लास्ट और सबसे नई धारा इतिहास में उभर करके इतिहास लेखन की आई, जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन किया गया, जिसको कहा जाता है सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी या उपाश्रयवादी इतिहास लेखन। अधिकतर प्रचलित वर्ण है सबाल्टर्न। सबाल्टन को आप हिंदी में भी बराबर यूज़ कर सकते हैं। उपाश्रयवादी बहुत से लोग नहीं जानते। कॉमन एक इतना फेमस ये नाम हो चुका, ये विचारधारा हो गई है कि ये हिंदी में भी सबाल्टन इतिहास लेखन के तौर पे इसको प्रयोग किया जाता है। सबाल्टन इतिहास लेखन या सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी, हिंदी में जानना चाहें तो आप उपाश्रयवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। तो सबाल्टन जो हिस्टोरियोग्राफी है ये 1980s के दशक में, 1980 के दशक में शुरुआत हुई। इसने कहा कि सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी जो है, इसका मानना है कि हमेशा से नेतृत्व को ही सब कुछ माना गया, लीडरशिप को ही सबने माना, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफर्स हो, चाहे वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हो, सब में लीडरशिप की बात करी जा रही है। तो इनका मानना है कि जो लीडरशिप है या जो नेतृत्व है वो जन सामान्य को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि जन सामान्य के स्तर से, यानी जन सामान्य के लेवल से जो दबाव पैदा होता है, जो दबाव उठ रहा है, उस दबाव को जो दिशा बल्कि जो दे रहे हैं, जो लीडर दे रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन। लेकिन इतिहास के अंतर्गत इन नेतृत्व करने वालों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके इतिहास लिखा गया है, जबकि नेतृत्व ने कभी भी जनसामान्य को नियंत्रित नहीं किया। इन जनसामान्य के बिना, इनकी सहभागिता के बिना, इनके द्वारा उठने वाले दबाव के बिना कभी भी नेतृत्व अपने सही दिशा को प्राप्त नहीं कर पाता या कभी भी कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाता। तो इनका मानना है, सबाल्टर्न इतिहासकार जो है, कि नेतृत्व जनसामान्य को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि जनसामान्य के स्तर से उठने वाला जो दबाव है वो नेतृत्व को दिशा देता है। वो नेतृत्व को या लीडरशिप को बताता है कि आपको किस तरफ लीड करना है या आंदोलन की दिशा क्या रखना है। तो यानी नेतृत्व की भूमिका के स्थान पर ये सोशल एक्शन को ये बल देते हैं या सामाजिक प्रक्रिया पर बल देते हैं। और सभी स्कूल जो है राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, ये नेतृत्व की भूमिका को बढ़ा चढ़ा करके आंकते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो सबाल्टर्न जो हिस्टोरियोग्राफर्स हैं उनका मानना है कि बहुत जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि दो वर्ग हैं, सर्वहारा और बुर्जुआ, यानी बुर्जुआ वर्सेस सर्वहारा। बुर्जुआ यानी जो अभिजात्य वर्ग है जिसके हाथ में ताकत है, और सर्वहारा जो सभी चीज़ों से हारा हुआ है, जो सबसे गरीब है, जिसमें मजदूर आते हैं। समाज में बुर्जुआ और सर्वहारा का विभाजन नहीं है, जिसको कि तमाम तरह के इतिहास लेखन के अंतर्गत स्थान दिया गया। सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफर्स मानते हैं कि बुर्जुआ और सर्वहारा के स्थान पर अभिजात्य वर्सेस दलित होना चाहिए आर्ग्यू का मेन पॉइंट। यानी सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत एलीट वर्सेस दलित का अध्ययन ये मानते हैं। यहाँ पर अभिजात्य वर्सेस दलित की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि दलित अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। यहाँ दलित का अर्थ हम किसी एक जाति समुदाय विशेष से नहीं हम लगा सकते। दलित वर्ड की अगर व्याख्या करेंगे तो इसका मतलब है समाज में पददलित, पिछड़ा, तमाम प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या मानव होने के ही अधिकारों से वंचित क्लास। तो इस अर्थ में महिलाएं भी अपने आप में दलित हो जाती हैं। तो दलित के अंतर्गत इसमें उन सभी क्लास को सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफर्स ने रखा है जिनको हमेशा इतिहास लेखन के दौरान हाशिए पर डाल दिया गया। हाशिए पर यानी जिनको कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। नेशनल मूवमेंट में जिनके महत्व को या जिनके योगदान को कभी देखा ही नहीं किया, जिनमें महिलाएं हैं, जिनमें आप कह सकते हैं निचली जातियों के हैं, जिनमें अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें मजदूर हैं, जिनमें किसान हैं। ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमेशा जिनके योगदान को अनदेखा किया गया या नगण्य माना गया। हमेशा बढ़ा चढ़ा करके नेतृत्व की भूमिका को ही यहाँ पर देखा गया। तो अभिजात्य वर्सेस दलित के रूप में ये पूरे इतिहास का अध्ययन करता है, ना कि बुर्जुआ वर्सेस सर्वहारा के अंतर्गत। और दलित की व्याख्या के अंतर्गत ये तमाम समाज के उन वर्गों को रखता है जो समाज में हाशिए पर डाल दिए गए हैं। तो इस तरह जो सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है, इसको फॉलो करने वाले राइटर्स में या इसके संस्थापक को माना जाता है वो रणजीत गुहा हैं। यानी जो प्रमुख फॉलोवर इसमें रणजीत गुहा, पार्था चटर्जी और सुमित सरकार, ये सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के बड़े राइटर्स ये हैं। और कुल मिलाकर के भारतीय राष्ट्रवाद का जो इतिहास लेखन इन्हीं 4 प्रकार की विचारधाराओं के आसपास घूमता है।